अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ आपको सॉल्यूशन सेट चैनल में। दिस इज़ मिस तहरीन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर, जो है फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट द बायोमॉलिक्यूल्स, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री का हमारी लाइफ में क्या मेन रोल है, उसको हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली फंडामेंटल टाइप्स ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स पे मीन्स इस पूरे चैप्टर के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट विच टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ओके, सो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल्स के फंडामेंटल टाइप्स हैं वो कौन सी हैं। फंडामेंटल टाइप्स की अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहले आ जाती है हमारे पास प्रोटीन्स। देन सेकंड फंडामेंटल टाइप जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं लिपिड। देन हमारी जो और फंडामेंटल टाइप है उसके अंदर हमारे आ जाती है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हमारे पास आ जाती है न्यूक्लिक एसिड्स एंड लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना या परेशान नहीं होना कि ये फाइव मॉलिक्यूल्स क्या हैं। इन 5 मॉलिक्यूल्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसी लेक्चर के अंदर। फ़िलहाल अभी इतना सिर्फ ये याद करें कि हमारे पास फंडामेंटल टाइप्स बायोमॉलिक्यूल्स में 5 होती हैं, प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। लिपिड्स को हम फेट का नेम्स भी दे सकते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बायोमॉलिक्यूल्स के यूनिट्स क्या हैं। यूनिट्स मींस ये किन चीज़ों से मिलके बनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक वॉल की बात करें, एक दीवार की बात करें और मैं आपसे पूछूं कि उसका बेसिक यूनिट या उसका यूनिट क्या है, तो आपने यही कहना है कि उसकी जो यूनिट है, उसको बनाने वाली जो चीज़ है वो ब्रिक है। तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स का यूनिट क्या है, ठीक है। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो यूनिट्स कंबाइन होकर बायोमॉलिक्यूल्स बना रहे हैं वो किस लिंकेज के थ्रू कंबाइन हो रहे हैं। जैसे इसकी एग्जांपल ऐसे है कि हमें ये तो पता है कि वॉल को बनाने वाली ब्रिक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रिक किस तरीके से कंबाइन होकर वॉल बना रही है, तो आपने फिर उसकी पूरी डिटेल्स बतानी होंगी। तो इसी तरीके से जब यूनिट्स जो है वो लिंकेज करते हैं डिफरेंट टाइप की, तो वो लिंकेज बनाने के बाद वो बायोमॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले कि बायोमॉलिक्यूल्स के यूनिट्स क्या हैं और उनकी क्या क्या लिंकेज है, उससे पहले हमें इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेना ज़रूरी है। देखा, अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट इज़ माइक्रो मॉलिक्यूल एंड सेकेंड इज़ मैक्रो मॉलिक्यूल। सो माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है, अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो इससे प्रीवियस लेक्चर जो मैंने अपलोड किया है उस वीडियो को देखें, उससे मैंने डिटेल वाइज बताया हुआ है कि माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है और मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है। माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर हमारे अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास मोनोसैकेराइड्स आ जाते हैं और साथ साथ फैटी एसिड और डिफरेंट टाइप के माइक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इन माइक्रो मॉलिक्यूल्स को हम मोनोमर्स का भी नेम देते हैं। इन माइक्रो मॉलिक्यूल्स को हम मोनोमर्स का नेम देते हैं, ठीक है। मोनो मीन्स 1, ठीक है, तो इनको हम मोनोमर्स का नेम देते हैं। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर हम जैसा डिस्कस किया था, इसके अंदर हमारे प्रोटीन्स आ जाते हैं, इसके अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, इसके अंदर फैट्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, ये मेरी माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल को डिस्कस करने का क्या मेन रीज़न है इस लेक्चर के अंदर, देखें, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, तो उससे पहले हमने इसकी डिटेल देखनी है। याद रखें, जब भी मोनोमर्स कंबाइन होंगे, जब भी 2 या 2 से फर्दर जितने भी मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, तो वो कंबाइन होने के बाद बना लेते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, और मैक्रो मॉलिक्यूल को हम सेकंड नेम देते हैं पॉलीमर्स का। इट मीन्स अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे पास 2 अमाइनो एसिड है, दिस इज़ 1 अमाइनो एसिड,
क्योंकि हमने इन तमाम माइक्रोमोलिक्यूल्स को मोनोमर्स का भी नेम दिया। तो लेट्स सपोज कि ये वाला मोनोमर भी हमारे पास 1 अमाइनो एसिड है और ये वाला मोनोमर भी हमारे पास 1 अमाइनो एसिड है। अब जब ये 2 अमाइनो एसिड्स या 2 से ज़्यादा फर्दर अमाइनो एसिड्स कंबाइन होंगे, तो कंबाइन होने के बाद ये एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल बना लेंगे जिसको हम पॉलीमर बोलेंगे। अब वो कौन सा पॉलीमर होगा, वो कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल होगा, वो हमारे पास प्रोटीन होगा। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जब भी मोनोमर्स कंबाइन होते हैं तो वो पॉलीमर्स बनाते हैं, मींस मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। अब हम बेसिक अपने कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं जो हमारा आज का लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, यूनिट्स एंड देयर लिंकेजेस। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने ये जितने भी 5 बेसिक बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट किए थे स्टडी करना। अब उन तमाम बायोमोलिक्यूल्स का हम यूनिट्स देखने जा रहे हैं और साथ में उनकी लिंकेजेस भी हम चेक करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जिस बायोमोलिक्यूल की बात करने जा रहे हैं वो है प्रोटीन। प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है और ये एक पॉलीमर, ठीक है, याद रखिएगा, एक पॉलीमर है, मीन्स ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है। पॉली मीन्स मेनी, मतलब ऐसी चीज़ जो बहुत से मोनोमर्स से मिलके बनी हो, ठीक है। पोली का मतलब होता है मैनी, और मर्स हमने पढ़ा था कि आपके पास कोई भी माइक्रोमोलिक्यूल, तो जब बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो पॉलीमर्स बना देते हैं जो हमारा प्रोटीन है। अब प्रोटीन के जो यूनिट्स होते हैं, मीन्स प्रोटीन को जो बनाने वाली जो बेसिक चीज़ होती है वो होती है अमाइनो एसिड्स। मीन्स अमाइनो एसिड हमारा मोनोमर है, और जब ये मोनोमर्स कंबाइन होंगे, मींस ये यूनिट्स अमाइनो एसिड कंबाइन होंगे, तो ये कंबाइन होने के बाद एक बड़ा पॉलीमर यानी कि प्रोटीन बना लेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें ये तो पता चल गया कि इसके यूनिट्स क्या हैं और इसका यूनिट्स कंबाइन होने के बाद कौन सा बायोमोलिक्यूल बना रहे हैं, लेकिन अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस टाइप की लिंकेज कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो लिंकेज है वो है पेप्टाइड लिंकेज। अब पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, आपकी बुक के अंदर इसकी कोई फर्दर डिस्कशन नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि व्हाट इज़ पेप्टाइड लिंकेज। सो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है। देखिए, पेप्टाइड लिंकेज एक बॉन्ड होता है बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइन ग्रुप। लिंकेज, सबसे पहले लिंकेज को समझेंगे, लिंकेज एक्चुअली में है क्या। देखिए, लिंकेज का मतलब होता है दो चीज़ों का लिंक। अब दो चीज़ों का लिंक किस तरीके से देखें, जब भी आपस में दो चीज़ें कंबाइन होती हैं, हमें ये पता है कि वो कंबाइन होने के बाद वो बायोमोलिक्यूल्स बना रही हैं। अब वो कंबाइन जिस प्रोसेस के थ्रू होती हैं, उस प्रोसेस को हम लिंकेजेस का नेम देते हैं। अब डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल्स हैं हमारे पास, तो इट मीन्स हमारे पास लिंकेजेस भी डिफरेंट टाइप की होंगे। तो हम क्योंकि बात करें अभी प्रोटीन की, प्रोटीन के बेसिक यूनिट्स अमाइनो एसिड हैं और इनकी लिंकेज हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज है, मतलब इनकी जो बॉन्डिंग हो रही है वो पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू हो रही है। पेप्टाइड लिंकेज एक तरह का बॉन्ड होता है जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइन ग्रुप के बीच में होता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन, देखिए, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये पूरा हमारे पास एक अमाइनो एसिड का बेसिक सा इसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक अमाइनो एसिड है हमारे पास और ये भी हमारे पास एक अमाइनो एसिड है। हमने पढ़ा कि जब ये 2 अमाइनो एसिड यानी कि जब ये 2 मोनोमर्स कंबाइन होंगे तो हमें प्रोटीन मिल जाएगा। अब नोट करें, ये वाला जो ग्रुप है, ये जो आपको दिख रहा है COOH, ठीक है, इस COOH ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके। और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है N एंड H2, ठीक है, ये एक N है और ये H2 है, तो इस NH2 को हम बोलते हैं अमाइन ग्रुप। अब नोट करें, देखें, इस अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप कंबाइन हो रहा है और इस अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंबाइन हो रहा है। तो जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सेकंड अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो उस बॉन्डिंग को हम पेप्टाइड लिंकेज का नेम देते हैं। देखिए, ये वाली जो लिंकेज है इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज में क्या हो रहा है, देखें, यहाँ हमारे पास इस अमाइनो एसिड का एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इस अमाइनो एसिड का हमारे पास अमाइन ग्रुप है। तो देखें, यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर जो वो नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इट मीन्स यहाँ ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है और यहाँ नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया हुआ है।
किस तरीके से लॉस किया, किस तरीके से गेन किया, ये फर्दर डिटेल्स आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सो यहाँ जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और लॉस किया, इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों अमीनो एसिड्स के दरमियान में बिटवीन में एक लिंकेज बन गई, एक बॉन्ड बन गया, और उस बॉन्ड को आप पेप्टाइड लिंकेज का नेम दे रहे होते हैं, या इसका आप डाई पेप्टाइड का भी नेम देते हैं। डाई मीन्स टू, ठीक है। तो ये आपके पास 2 पेप्टाइड लिंकेजेस हो गई हैं। सो स्टूडेंट, सेकंड बायोमोलिक्यूल हमारा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के आगे आपने देखें लिखा हुआ होगा ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट के जो पॉलीमर्स होते हैं उनको हम ऑलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स ही कह रहे होते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को बनाने वाले जो मोनोमर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। और मोनो का नेम मैं आपको बता चुकी कि मोनो का मतलब होता है वन। मतलब जब मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स कंबाइन होते हैं तो वो कंबाइन होके एक बड़ी ऑलिगोसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स बना लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी लिंकेज की कि मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होकर किस तरीके से ऑलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं, तो इनके बीच में जो लिंकेज होती है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइड लिंकेज। नाउ व्हाट इज ग्लाइकोसाइड लिंकेज? ग्लाइकोसाइड लिंकेज इज द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम। सो यहाँ आपको लैपटॉप की स्क्रीन शो हुई होगी, देखें यहाँ लिखा हुआ है ग्लूकोज और यहाँ लिखा हुआ है गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड्स हैं। अब यहाँ नोट करें कि ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये कंबाइन हो रहे हैं, तो कंबाइन होने के बाद एक बड़ा पॉलीमर यानी कि लैक्टोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब देखें यहाँ नोट करें कि यहाँ जो बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ बॉन्डिंग हो रही है बिटवीन द ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम ग्लाइकोसाइड लिंकेज का नेम दे रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड बायोमोलिक्यूल है वो है लिपिड्स। लिपिड्स के अंदर आपके फैट्स भी आ जाते हैं, आपके ऑयल्स भी आ जाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी आ जाते हैं और टर्पेनॉइड्स भी आ जाते हैं। ये डिफरेंट टाइप के लिपिड्स हैं। लिपिड्स के मोनोमर्स यानी कि लिपिड्स के जो बेसिक यूनिट हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं, उनको हम फैटी एसिड कहते हैं, ग्लाइस्ट्रोल, फॉस्फेट और डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स भी अटैच हुए होते हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स हम बात करें कि ये मोनोमर्स कौन सी लिंकेज बना के लिपिड्स बना रहे होते हैं, तो उस लिंकेज को हम बोलते हैं ईस्टर लिंकेज। नाउ व्हाट इज ईस्टर लिंकेज? इट इज़ द लिंकेज बिटवीन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स एंड द एसिड। देखें यहाँ हमारे पास 2 मोनोमर्स हैं, ग्लाइस्ट्रोल एंड फैटी एसिड। अब ग्लाइस्ट्रोल के आगे देखें, सो यहाँ लिखा हुआ है ग्लाइस्ट्रोल एंड फैटी एसिड। अब यहाँ ग्लाइस्ट्रोल को नोट करें, यहाँ हर ग्लाइस्ट्रोल के आगे लिखा हुआ है OH। OH मीन्स होता है, मतलब किसी भी कंपाउंड के साथ अगर OH कंबाइन होता है तो उसको हम अल्कोहलिक ग्रुप का नेम देते हैं। और यहाँ देखें फैटी एसिड के साथ लिखा हुआ है OH, ठीक है, OH, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को जिसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड करे और साथ में OH के साथ भी बॉन्ड बनाए, तो ऐसे कंपाउंड को हम एसिड का नेम दे रहे होते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक ग्रुप है अल्कोहलिक ग्रुप और एक हमारे पास है एसिडिक ग्रुप। अब यहाँ ग्लाइस्ट्रोल और फैटी एसिड ने बॉन्डिंग बनाई है किसके दरमियान? अल्कोहलिक ग्रुप के दरमियान और एसिडिक और कंपाउंड के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ ग्लाइस्ट्रोल फैटी एसिड ने जो बॉन्डिंग बनाई है वो बनाई है अल्कोहल और एसिड के दरमियान। तो ऐसी बॉन्डिंग को हम ईस्टर बॉन्ड का नेम देते हैं। और यहाँ आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है ट्राइग्लाइसराइड। ट्राइग्लाइसराइड हमारे पास एक पॉलीमर है। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ बायोमोलिक्यूल जो कि न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, DNA एंड RNA। DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स और RNA की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। सो ये जो 2 न्यूक्लिक एसिड की जो मोनोमर्स हैं, सो ये जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स हैं, ये जो लिंकेज बनाते हैं, इस लिंकेज को हम बोलते हैं फोस्फो ईस्टर लिंकेज। अब फोस्फो ईस्टर लिंकेज के नेम को सबसे पहले समझते हैं। देखिए फोस्फो लगा हुआ, इट मीन्स यहाँ हम फोस्फोरिक एसिड की बात करें क्योंकि इसके नेम के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है फोस्फो। और यहाँ लिखा हुआ है ईस्टर, इट मीन्स यहाँ फोस्फोरिक एसिड कंबाइन होके ईस्टर टाइप की कुछ लिंकेज बना रहा है। तो यहाँ होता क्या है कि हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड के जो 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप होते हैं, मतलब 2 OH ग्रुप्स होते हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं। किसके साथ कंबाइन हो जाते हैं? दूसरे कंपाउंड के हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ। तो जब फॉस्फोरिक एसिड के 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स किसी दूसरे कंपाउंड के हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो ऐसी लिंकेज को हम फॉस्फो ईस्टर लिंकेज का नेम देते हैं।
एंड द लास्ट वन इज़ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। देखिए कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हो। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है कि इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि वन आपके पास एक कंपाउंड, आपके पास एक मॉलिक्यूल प्रोटीन का हो और दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास न्यूक्लिक एसिड का हो। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल प्रोटीन का हो और एक मॉलिक्यूल आपके पास फेट का हो। तो कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है टू डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर क्योंकि आपको पता है डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, तो इसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो भी डिफरेंट टाइप की होगी। स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना कि इतनी टाइप्स की इसके अंदर लिंकेजेस दी हुई हैं, किस तरीके से याद होंगी। ये लिंकेजेस आपको सिर्फ इसलिए बताई गई हैं ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि लिंकेजेस एक्चुअली में होती क्या है। बेसिकली आपने सिर्फ इसके अंदर ये याद करना है, एमसीक्यू के अंदर सिर्फ आपसे यही क्वेश्चन आ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के यूनिट्स बताएं या कार्बोहाइड्रेट के लिंकेजेस के नेम बताएं। लिंकेज किस तरीके से होती है, किसके दरमियान होती है, ये आपके एमसीक्यू में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि आपका यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि लिंकेजेस किस तरीके से होती हैं, इसीलिए मैंने आपको डिटेल में इस लेक्चर की डिस्कशन दी। ओके स्टूडेंट, अब आप पे लिखा हुआ दिख रहा होगा केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल। केमिकल कंपोजिशंस ऑफ द सेल ये आपका बिल्कुल एक माइनर से टॉपिक है। इसके अंदर ये बताया हुआ है कि किसी भी सेल की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। मींस अगर बैक्टीरियल सेल है तो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होगी वो क्या होगी, मींस उसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। और अगर कोई मेमालियन सेल है, कोई मेमल्स का सेल है, तो उसके अंदर सेल के कंपोजिशन क्या होगी, मीन्स उसके अंदर बायोमॉलिक्यूल्स की क्या परसेंटेज होगी। सो यहाँ आपको चार्ट में दिख भी रहा है कि बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें, इसके अंदर वाटर 70% होता है और मेमेलियन सेल के भी अंदर वाटर 70% होता है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल सेल में वो 15% होता है, जबकि मेमेलियन सेल में वो 18% होता है। इट मीन्स मेमेलियन सेल के अंदर प्रोटीन एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरियल सेल में 3% होता है, जबकि मेमेलियन सेल में 4% होता है। लिपिड्स की अगर बात करें तो बैक्टीरियल सेल में 2%, जबकि मेमेलियन सेल में 3% होता है। और उसके बाद अगर हम डीएनए की बात करें तो बैक्टीरियल सेल में 1%, जबकि मेमेलियन सेल में 0.25% होता है। इट मीन्स यहाँ से देखकर आपको आइडिया हो रहा है कि बैक्टीरियल सेल में डीएनए की क्वान्टिटी यानी कि डीएनए की परसेंटेज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेमेलियन सेल। उसके बाद अगर हम बात करें आरएनए की, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो आरएनए की परसेंटेज है वो 6% है और जबकि मेमेलियन सेल में वो 1.10 है। यहाँ भी आपको देख के आइडिया हो गया होगा कि आरएनए की क्वांटिटी बैक्टीरियल सेल में एज़ कम्पेयर टू मेमेलियन सेल ज़्यादा होती है। और अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें डिफरेंट टाइप के, तो वो बैक्टीरियल सेल में भी 2% है और जबकि मेमेलियन सेल में भी वो 2% है। मतलब बाकी जो रिमेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इक्वली होते हैं। और अगर इनऑर्गेनिक आयंस की बात करें तो वो भी हमारे पास 1 और 1% में होते हैं। मींस ये दोनों भी आपके पास इक्वल ही होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है साइंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स। मींस जो हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से साइंथेसाइज होते हैं, मतलब वो किस तरीके से बनते हैं और फिर वो बनने के बाद किस तरीके से ब्रेक डाउन होते हैं अपने मोनोमर्स में। तो इसको हम डिटेल वाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं साइंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के बायोमॉलिक्यूल्स किस तरीके से बनते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, साइंथेसाइज समझने से पहले टू प्रोसेस हम समझ लेते हैं, क्योंकि टू प्रोसेस समझने के बाद ही आपको आइडिया होगा बायोमॉलिक्यूल्स के साइंथेसिस का। सो वो टू प्रोसेस क्या है? फर्स्ट प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, या उसका सेकंड नेम है हमारे पास डिहाइड्रेशन। एंड जो सेकंड प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। जब आप इन टू प्रोसेसेस को समझ लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा बायोमॉलिक्यूल्स के साइंथेसिस और ब्रेकडाउन को समझने में। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज कंडेंसेशन? सो सबसे पहले हम समझते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस, जिसको हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस ही बोल रहे हैं, एक्चुअली में है क्या। देखिए इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि एक मोनोमर से हाइड्रोजन का एटम रिमूव होता है और जबकि दूसरे मोनोमर से OH यानी कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिमूव होता है। और इस रिमूवल की वजह से आपके पास कंबाइन होने के बाद, मोनोमर्स कंबाइन होने के बाद पॉलीमर्स बना लेते हैं।
इसकी एग्जांपल ऐसे है, लेट सपोज हमारे पास दिस इज़ वन मोनोमर और इस वन मोनोमर के आगे एक OH का ग्रुप अटैच है और सेकंड H का ग्रुप अटैच है एंड दिस इज सेकंड मॉलिक्यूल, दिस इज सेकंड मोनोमर और इसमें भी एक H का ग्रुप है और दूसरा OH का ग्रुप अटैच्ड है। अब होगा क्या कि जब ये टू मोनोमर्स कंबाइन होंगे, जब ये टू मोनोमर्स कंबाइन होंगे तो एक मोनोमर का H रिमूव हो जाएगा जैसा कि हमने डिफाइन में पढ़ा और सेकंड मोनोमर का OH रिमूव हो जाएगा। जब इसका H रिमूव होगा और इसका OH रिमूव होगा तो आप खुद ही सोचें कि H और H मीन्स H2 और रिमेनिंग हमारे पास क्या क्या बच गया O। इट मीन्स जब एक मोनोमर से H रिमूव हुआ और दूसरे मोनोमर से OH रिमूव हुआ, इट मीन्स कि हमारे टू मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। ठीक है, सो वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद हमारे पास जो मोनोमर कंबाइन हुए वो कुछ इस तरीके से कंबाइन हुए। इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। देखें हमारे पास यहाँ टू मोनोमर्स हैं जो कि सेपरेट हैं। इस मोनोमर के साथ भी वाटर का एक मॉलिक्यूल अटैच है और इस मोनोमर के साथ भी हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल अटैच है, मीन्स एक H ग्रुप है और एक OH ग्रुप है। फर्स्ट मोनोमर से H रिमूव हुआ और सेकंड मोनोमर से OH रिमूव हुआ। जब यहाँ से H रिमूव होगा और OH रिमूव होगा, इट मीन्स इनके वैलेंसी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। डिस्टर्ब होने के बाद क्या होगा कि H और OH रिमूव होने से हमारे मोनोमर्स में से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और बैलेंस डिस्टर्ब होने की वजह से ये टू मोनोमर्स आपस में कंबाइन होकर बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, मीन्स यहाँ जो बॉन्ड बना वो बॉन्ड बना ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने की वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड बना है, इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन का नेम देते हैं। कंडेंसेशन के अंदर मीन्स वाटर का रिमूवल होता है और इसी कंडेंसेशन को हम दूसरा नेम देते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डी का मतलब आप कह सकते हैं कि रिमूवल और हाइड्रेशन मतलब वाटर। मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपके एक मॉलिक्यूल में से एक मोनोमर में से H रिमूव हो और दूसरे मोनोमर में से OH रिमूव होके पूरा वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन का नेम देते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड प्रोसेस है वो है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर। व्हाट डज इट मीन? देखें, हाइड्रो का मतलब होता है, जहाँ भी हाइड्रो लिखा हुआ इट मीन्स वहाँ हम वाटर की बात कर रहे हैं, और लाइसिस लिखा हुआ है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक होना। मीन्स इस नेम के अंदर ही आप ये डेफिनेशन छुपी हुई है। मीन्स हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर वाटर ब्रेक हो जाता है। अब इसकी अगर डेफिनेशन को हम रीड करें तो लिखा हुआ है ब्रेक डाउन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल बाय हाइड्रोलाइसिस। मतलब यहाँ हाइड्रोलाइसिस के अंदर हम मैक्रोमोलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं ड्यू टू द या थ्रू द हेल्प ऑफ द हाइड्रोलाइसिस। यानी कि जब वाटर ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद उसकी हेल्प से हम मैक्रोमोलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं। अब वो कैसे करते हैं उसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इससे पहले हमने जो कंडेंसेशन की एग्जांपल ली थी उसके अंदर टू मोनोमर्स को कंबाइन करके हमने एक पॉलीमर बनाया था और उसके अंदर वाटर की रिमूवल हुई थी। मींस ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल है ये एक पॉलीमर है। ठीक है, अब अगर इसी पॉलीमर को हम यहाँ लिखें इस कंडीशन में, ताकि आपको थोड़ा क्लियर आइडिया हो जाए, तो देखिए हमारे पास ये एक पॉलीमर है। अब अगर हमें इस पॉलीमर को मोनोमर में चेंज करना है अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि हाइड्रोलाइसिस के अंदर हम पॉलीमर्स को ब्रेक डाउन करते हैं मोनोमर्स में। सो अगर इस पॉलीमर को मुझे ब्रेक करना है मोनोमर में, तो आप देखें इससे पहले वाला ये पॉलीमर है और ये हमारे पास मोनोमर है। अब नोट करें, पॉलीमर को मोनोमर में चेंज करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है? वही H और OH रिक्वायर्ड है जो कि ड्यूरिंग रिएक्शन रिमूव हुआ था। तो अगर हम इसका H और OH अगेन से वापस कर दें, रिटर्न बैक कर दें, तो ये दोबारा पॉलीमर आपका मोनोमर में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉलीमर को देंगे वाटर का मॉलिक्यूल।
लेकिन हम इस वाटर के मॉलिक्यूल को कंबाइंड फॉर्म में नहीं ले सकते, तो यहाँ यूज़ होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स इस वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं H और OH में। अब जब एंजाइम्स इस वाटर के मॉलिक्यूल को H और OH में ब्रेक डाउन करते हैं तो ये वाला H आपका अटैच हो जाएगा इस मोनोमर पे जाके, तो यहाँ आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा, और ये वाला OH कंबाइन हो जाएगा इस मोनोमर के पास, तो यहाँ भी आपका वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब जब यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, यहाँ वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ इन दोनों मोनोमर्स के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इट मीन्स हमारा जो पॉलीमर था वो ब्रेक डाउन होके मोनोमर्स में चेंज हो गए। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुल आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोलाइसिस क्या होती है। देखिए हाइड्रोलाइसिस में हमने यही पढ़ा कि हम वाटर को ब्रेक करते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर और लाइसिस मतलब ब्रेक, मतलब वाटर को ब्रेक करके उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम जो पॉलीमर्स होते हैं उनको ब्रेक करके मोनोमर्स में चेंज कर देते। तो यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक किया। ब्रेक होने के बाद जब इन वाटर के मॉलिक्यूल्स ने इस पॉलीमर के साथ रिएक्शन किया तो रिएक्शन के रिजल्ट में क्या हुआ, इन दोनों मोनोमर्स ने आपस की बॉन्डिंग को ख़त्म करके मोनोमर्स में ये चेंज हो गए। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे लिए समझना ईजी हो गया है कि मोनोमर्स की साइंथेसिस कैसे होगी और वो ब्रेक डाउन कैसे होंगे। तो सिंपल सी एग्जांपल हम अगेन से ले लेते हैं कि हमारे पास लेट सपोज 2 मोनोमर्स हैं, ठीक है। दिस इज़ आवर 1 मोनोमर, इसके साथ H और OH का ग्रुप अटैच है, और ये हमारे पास सेकंड मोनोमर है, इसके साथ भी हमारे पास OH और H का ग्रुप अटैच्ड है। अब हमने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब ये 2 मोनोमर्स कंबाइन होते हैं तो इन मोनोमर्स के कंबाइन होने से हमारा पॉलीमर बन जाता है, यानी कि यहाँ हम पॉलीमर की सिंथेसिस कर लेते हैं। अब होगा क्या, वही प्रीवियस वाला रिएक्शन कि जब ये 2 मोनोमर्स कंबाइन होंगे, कंबाइन होते वक्त इस मोनोमर का OH रिमूव हो जाएगा और इस मोनोमर का H रिमूव हो जाएगा। जब इन 2 मोनोमर्स का OH और OH रिमूव होगा तो ये 2 मोनोमर्स की जो वैलेंसी है वो डिस्टर्ब होगी, और जब इनकी वैलेंसी डिस्टर्ब होगी तो ये आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बनाने का मतलब ये 2 मोनोमर्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ये 2 मोनोमर्स आपस में सिंथेसाइज हो जाएंगे। मतलब जब ये मोनोमर्स कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो माइक्रो मॉलिक्यूल था वो मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो गया। इट मीन्स हमने यहाँ मैक्रो मॉलिक्यूल की सिंथेसाइज पढ़ ली है कि मैक्रो मॉलिक्यूल कैसे बना। तो मैक्रो मॉलिक्यूल कैसे बना डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया होगा कि जब माइक्रो मॉलिक्यूल यानी कि मोनोमर्स कंबाइन हुए तो वहाँ से उस प्रोसेस के अंदर हमारा वाटर रिमूव होता है, और जिस प्रोसेस के अंदर वाटर रिमूव होता है ऐसे प्रोसेस को हम कंडेंसेशन प्रोसेस का नेम देते हैं, या उसको हम डिहाइड्रेशन का नेम भी देते हैं। और इस रिजल्ट के रिटर्न में हमें एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि पॉलीमर मिल जाता है। सो ये हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। एंड डियर स्टूडेंट, सेकंड प्रोसेस हमारे पास ब्रेक डाउन है। ब्रेक डाउन किस तरीके से, लेट सपोज दिस इज़ आवर बिगेस्ट पॉलीमर, ओके। वैसे मैंने यहाँ 2 बनाए लेकिन हमारे पास बिगेस्ट पॉलीमर भी हो सकता है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बिगेस्ट पॉलीमर है और इस पॉलीमर को मुझे ब्रेक डाउन करना है मोनोमर में। सो मोनोमर में ब्रेक डाउन करने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से जब मोनोमर से पॉलीमर बना था तो वाटर का रिमूवल हुआ था। तो अब अगर मुझे इस पॉलीमर से दोबारा मोनोमर बनाना है तो मुझे इसका वाटर का मॉलिक्यूल दोबारा इसको रिटर्न बैक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इस पॉलीमर को ब्रेक डाउन करना है तो हम वाटर का मॉलिक्यूल इसको रिटर्न बैक करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इसको हम सिंगल एक कंपाउंड फॉर्म में रिटर्न बैक नहीं कर सकते। यहाँ डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं। एंजाइम्स को यूज़ करने से हमारा जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा H में और OH में। जब ये वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा H और OH में, तो आपके पास एक इस पॉलीमर के साथ मीन्स इस मोनोमर के साथ आके अटैच हो जाएगा OH, और इस मोनोमर के साथ जिसके साथ OH था इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा H। जब इसके साथ अटैच हुआ OH और इसके साथ अटैच हुआ H, तो देखें दोबारा हमने इनको वाटर का मॉलिक्यूल दे दिया, रिटर्न बैक कर दिया। और जब इन 2 मोनोमर्स को हमने वाटर का मॉलिक्यूल रिटर्न बैक किया, इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई तो इन्होंने आपस के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। जब इन्होंने आपस के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया इट मीन्स पॉलीमर ब्रेक हो गया। और आपको पता है डियर स्टूडेंट, जब पॉलीमर ब्रेक होगा तो वो ब्रेक होने के बाद मोनोमर में चेंज हो जाता है।
सो डियर फ्रेंड्स, आई एम होपफुल कि आपको आज का ये लेक्चर, आज का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। सो डियर फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर भी, और साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। सो डियर फ्रेंड्स, होपफुल हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, मेरे लेक्चर का वेस पसंद आया होगा। लेकिन आपको फिर भी मेरे लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है या आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको जिस भी टाइप की कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट अपलोड कर दूँगी। सो अगर आपको मेरी लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।